We are live. Assalamu alaikum everyone. I am Rabia Hussain and today we will talk about nightmares of publication और आज हमारा Think Research webinar series की एपिसोड नंबर 6 है। इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं स्टार्ट से रिसर्च बेसिक्स से, हमने रिसर्च बेसिक्स से स्टार्ट करके जाना साजिद का सेशन था। उसके बाद हमने बात की स्टडी डिजाइन बाय निशाल फातिमा, फिर हमने बायोस्टैटिस्टिक्स की बात की बाय जवाद एंड हमदा नादिर, और उसके बाद हमने बात की मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग की। और आज हम बात करेंगे कि आपने मतलब सारा काम कर लिया आर्टिकल राइटिंग का, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज पब्लिकेशन ऑफ योर आर्टिकल, तो उसकी आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं स्टार्ट। First, I will introduce myself. I am Rabia Hussain, final year MBBS student at रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, और अभी मैं नेशनल थिंक रिसर्च कैबिनेट का पार्ट हूँ। और मैं रावेलियन स्टूडेंट रिसर्च सोसाइटी, जो कि हमारे कॉलेज की रिसर्च सोसाइटी है, उसको प्रीजाइड भी कर रही हूँ। तो इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे नेशनल थिंक रिसर्च कैबिनेट में जो सारे मेंबर्स हैं मेरे साथ जो काम करें, उसमें ज़ैना साजिद, महरिश अकरम है, मिशाल फातिमा है, जवाद जैदी हैं, अली मुराद जमाल हैं और मैं हूँ। और हम सबको जो हेड कर रहे हैं वो हमदा नादिर हैं और अली हसन मलिक हैं। तो अभी तक जितने भी सेशंस हुए हैं उन सबको लीड हमदा नादिर ने किया और अली हसन ने किया, और आपको हमें आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने काफ़ी कुछ टर्न किया। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम नाइटमेयर्स ऑफ पब्लिकेशन की थोड़ी सी बात करेंगे कि आपने अपना आर्टिकल लिख लिया, उस मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग के प्रोसेस सारे आप गुजर गए हैं, उसके बाद आपके माइंड में जो कॉमन फियर्स होते हैं कि अब आगे क्या होगा, पब्लिश होगा आपका आर्टिकल कि नहीं होगा, और आगे आपकी स्टडी जो है तो नहीं चली जाएगी। तो इन सब चीज़ों को आज हम देखते हैं कि हमने कैसे टैकल किया। कॉमन फेयर्स होता है। पहले तो आप सोचते हैं कि आपने मैन्युस्क्रिप्ट लिख लिया, तो अब आपको पता ही नहीं है जबकि गुड जर्नल, एक अच्छा जर्नल क्या होता है, और आप सोचते हैं कि एक अच्छे जर्नल में मेरी स्टडी पब्लिश हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी, मेरा सारा जो हार्ड वर्क है वो वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, और मैन्युस्क्रिप्ट मैंने ठीक से लिखा है कि नहीं लिखा, क्या उसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। अब बार बार मैन्युस्क्रिप्ट आपने एक दफ़ा लिख लिया तो आप बार बार से देखते रहते हैं कि इंट्रोडक्शन में ज़्यादा रेफरेंस है कि नहीं, आपने मेथोडोलॉजी आपकी ठीक है कि नहीं है, डिस्कशन आपने सही सारा कुछ लिखा है कि नहीं लिखा। तो ये सारी एम्बिग्युइटीज आपके माइंड में होती हैं। उसके बाद आप सोचते हैं कि अब आपका मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपसे हो सकता है मिस्टेक की वजह से रिजेक्ट हो जाए। उसके अलावा एक जो कॉमन एंग्जाइटी है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कि आप डिफरेंट टर्म्स सुन लेते हैं, जैसे इंडेक्सेशन, इम्पैक्ट फैक्टर, तो उसका नॉलेज यूजली स्टूडेंट्स को थोड़ा कम होता है। तो वो एक अलग एंग्जाइटी थोड़ी क्रिएट कर देता है स्टूडेंट्स में कि अच्छा ये पता नहीं क्या है, मुझे तो पब्लिकेशन का पता ही नहीं है, और ये पता नहीं मैं क्या करूँगी। ये सारे फियर्स मेडिकल स्टूडेंट्स में आ जाते हैं जब वो रिसर्च के सारे प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। तो फिर आप क्या कहते हैं कि आपने एक आर्टिकल लिख लिया, आप कहते हैं कि चलो मैं अपने सीनियर्स को भेज देती हूँ कि चलो कोई उसमें मिस्टेक्स हैं तो वो रिफाइन कर दे उसको, या मैं अपने किसी कोलीग जिसको मेरे से ज़्यादा रिसर्च का पता है उसको भेज देती हूँ। तो ये सारे जो कॉमन फेयर है मिलकर एक नाइटमेयर क्रिएट कर देते हैं और पब्लिकेशन आपके लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। तो आज हम इस सबको टैकल करेंगे, हम देखते हैं कि इस सबको हमने कैसे आसान बनाना है और कैसे हम इस सबको आराम से कर पाएंगे। अच्छा, आज मैं आपको क्या क्या बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि एक अच्छा जर्नल क्या होता है, कि किस क्राइटेरिया पे हम कहते हैं कि ये जर्नल अच्छा है और ये जर्नल बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरा हम देखेंगे कि एक रिप्यूटेबल और ट्रस्टवर्दी जर्नल जो है उसको आपको कैसे पता चले कि ये अच्छा है, आप कैसे मेक श्योर करेंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह क्या उसका प्रोसेस है। और उसके बाद मैं बताऊंगी जर्नल इंडेक्सेशन क्या होता है, आपको मैं बताऊंगी कि इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में क्या फर्क है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, प्रेडेटरी जर्नल्स क्या होते हैं, उनको हमने टैकल कैसे करना है, और पब्लिशिंग का क्या प्रोसेस होता है। और अब एक दफ़ा आपका पब्लिश हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, और उसके बाद साइटेशंस क्या होता है। तो ये जो सारे जो क्वेश्चन है ये आप सबके माइंड में होंगे जो जिन्होंने रिसर्च कर ली है, मतलब आर्टिकल लिख लिया है। और आजकल मुझे काफ़ी सारी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये
कैसे करना है, कौन सा जर्नल में पब्लिश करें, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, ये वो। तो आज इसी को हम डील करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि आप जब एक जर्नल का सोचते हैं सिलेक्ट करने का, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए। तो जो सबसे पहले है ना, तो आपने ये जो जर्नल होता है या तो वो जनरल होगा कि वो हो सकता है कि किसी मेडिसिन की फील्ड है, मेडिसिन की किसी स्पेसिफिक ब्रांच का नाम सिर्फ मेडिसिन का, ठीक है। जैसे उसमें कार्डियोलॉजी का भी आर्टिकल पब्लिश हो सकता है, न्यूरोलॉजी का, किसी भी मेडिसिन जनरल मेडिसिन का एक जर्नल है। तो ये हो सकता है, या वो हो सकता है कि मेडिसिन की किसी एक स्पेसिफिक ब्रांच का है, जैसे सर्जरी में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का एक जर्नल है, ठीक है। तो इस तरह दो टाइप के जर्नल हमने दो क्लासेस एक सिस्टम की हम बना लेते हैं कि एक जनरल होता है और एक होता है कि स्पेसिफिक मेडिकल जर्नल। तो जब आप पब्लिश अपना करते हो आर्टिकल, तो आपको ये चीज जरूर माइंड में रखनी चाहिए कि आपने एक जनरल जर्नल में करना है या आप किसी स्पेसिफिक मेडिकल जर्नल में करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद हम जो सेकेंड चीज आपके माइंड में आनी चाहिए वो ये है कि आपका जो आप जो जर्नल सोच रहे हो वो ओपन एक्सेस जर्नल है या सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल है। तो एक जो जर्नल है वो या तो ओपन एक्सेस हो सकता है या सब्सक्रिप्शन बेस्ड। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ओपन एक्सेस जर्नल है वो क्या होता है। अच्छा, ओपन एक्सेस जर्नल में जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपको फ्री अवेलेबल होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप रीडर जो है वो रीड कर सकते हैं। उसमें जो एक्सेस है वो अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब आपको कुछ भी पे नहीं करना और आपने फौरन से उनकी जर्नल की वेबसाइट खोली और आपने उसको पढ़ लिया। और इसमें क्या होता है कि इसका फायदा ओपन एक्सेस जर्नल का ये होता है कि आपकी जो रिसर्च जो स्टडी पब्लिश हुई है उसकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जब विजिबिलिटी का मतलब ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा रिसर्चर्स रिसर्च कम्युनिटी में ज्यादा लोगों रिसर्चर्स के पास है कि वो आपकी स्टडी को रीड करेंगे, डाउनलोड करेंगे, साइट करेंगे। और साइटेशन का मैं आपको थोड़ा सा एंड पे कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि क्या होता है। तो ओपन एक्सेस जर्नल के बहुत सारे फायदे हैं और मेरे ख्याल से आपको ओपन एक्सेस जर्नल के लिए जाना चाहिए। तो दूसरी चीज होती है वो होती है सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल। उसमें क्या होता है कि आप रीडर को पे करना पड़ता है टू रीड एन आर्टिकल ऑफ अ जर्नल, मतलब आपको फ्री एक्सेस नहीं होती। ओपन एक्सेस जर्नल नहीं है वो, फ्री एक्सेस आपको नहीं होती और आपको पे करना पड़ेगा। और ये यूजली सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उसमें ओपन एक्सेस जर्नल ही होते हैं, और लेकिन बाकी जो कंट्रीज है वहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल लोग पढ़ते भी हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो सब्सक्राइब करें और पढ़ें। तो लेकिन पाकिस्तान में और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या होता है कि ओपन एक्सेस जर्नल ही पढ़ा जाता है और ज्यादा उसी में पब्लिश करते हैं लोग अपनी स्टडी। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कि एक जर्नल है उसके एम्स और स्कोप की बात करेंगे। अच्छा, आप एक जर्नल से आप क्यूरियस का एक जर्नल आप खोलते हैं तो उसकी वेबसाइट पर उसमें सामने एम्स और स्कोप लिखा आ जाता है। एम्स और स्कोप जर्नल का क्या होता है? एम्स, आप एक तो पहली चीज जो होती है ना, आप देखते हो कि उससे किस टाइप के आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं जर्नल में। क्या उसके अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट वो पब्लिश करता है वो जर्नल, या फिर वो सिस्टमिक रिव्यूज पब्लिश करता है, और या फिर वो कोई इनोवेटिव आर्टिकल पब्लिश करता है। तो मतलब आपको इस जर्नल को, आपने कोई भी जर्नल चूज किया, आपने उसकी वेबसाइट पे जाके उसके बारे में प्रॉपर रीड करना है कि उसका एम क्या है, वो किस टाइप के जर्नल पब्लिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने जर्नल का स्कोप देना है। अच्छा, स्कोप में आप ये चीज देखोगे, देखो आप एक साइकेट्री का जो आर्टिकल है वो आप कार्डियोलॉजी के जर्नल में नहीं भेजोगे, ठीक है, क्योंकि उसकी ऑडियंस ही नहीं होगी साइकेट्री का। पहले बात तो ये कि वो एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन आपने अपना आर्टिकल वैलिड जर्नल में भेजना जो उससे रिलेटेड हो। ये नहीं है कि आप एक कार्डियोलॉजी का बहुत स्पेसिफिक चीज आपने आर्टिकल लिखा और आप जनरल मेडिसिन में भेज रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्टडी जो है उसकी ऑडियंस कम होगी। तो ये चीज भी आपने अपने माइंड में रखनी है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो आपने देखना है एक्सेप्टेंस रेट ऑफ जर्नल। अच्छा, एक्सेप्टेंस रेट क्या होता है कि आप जब अपना आर्टिकल भेजते हो, सबमिट करते हो, पब्लिश करते हो, तो ये आपका आर्टिकल कितने चांसेस है कि वो एक्सेप्ट होगा। तो हर जर्नल का अलग एक्सेप्टेंस रेट होता है। तो हम क्या कहते हैं कि जो जर्नल जिनका ऑलमोस्ट 30 से ज्यादा एक्सेप्टेंस रेट है, 20 to 30 से ज्यादा, तो वो हम कहते हैं कि इसका एक्सेप्टेंस रेट ज्यादा है। तो एक्सेप्टेंस रेट 20 से 30 का मतलब है कि जो 3 आर्टिकल उसमें अगर सबमिट हो रहे हैं ना, तो उसमें से एक जो आर्टिकल है वो पब्लिश कर देगा वो जर्नल, टेरिटोरियल बोर्ड, ठीक है। तो इसमें हमने एक्सेप्टेंस रेट का देख रहे हैं। जैसे क्यूरियस जर्नल बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा, तो उसके अंदर उसका एक्सेप्टेंस रेट 70 to 80% है, तो इट्स वेरी गुड।
तो यू शुड गो फॉर द जर्नल जिसका एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा हो। अब किसी जर्नल का अगर 5% 10% एक्सेप्टेंस रेट है तो आपको पता है कि आपकी स्टडी मुश्किल से ही उसमें पब्लिश होगी, कि इतनी सारी स्टडीज उनके पास आ रही है, उसमें से उन्होंने कोई एक दो चूज करनी है, तो आप यू शुड नॉट गो फॉर सच अ जर्नल। अच्छा, ये हमने चीज बात कर ली, ये 4 पॉइंट्स की बात की। उसके बाद हम सबमिशन फी की बात करते हैं। अच्छा, कुछ जर्नल्स जो होते हैं ना वो सिर्फ पब्लिशिंग फी चार्ज करते हैं आपसे, कि वो कहते हैं कि सिर्फ हम जब पब्लिश करेंगे तब आपसे पैसे लेंगे, लेकिन कुछ जर्नल्स होते हैं आपसे जब आर्टिकल सबमिट करवाने ना उस वक्त भी वो आपको चार्ज करेंगे, उसकी भी फी होगी। तो उसके लिए क्या होता है कि मैं कहूँ, जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो पर्सनल मेरी एडवाइस है, आप ऐसे जर्नल में ना करें जिसकी सबमिशन फी बहुत ज़्यादा, जैसे अगर 50,000 1 लाख इतनी ज़्यादा सबमिशन फी है, हो सकता है उसके बाद आपका आर्टिकल रिजेक्ट हो जाए। तो ऐसे जर्नल में आपको भेजने का कोई फायदा नहीं होगा, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। तो आप देखेंगे, चले 20,000 सबमिशन फी है, 40,000 है, इस तक तो आप कर सकते हैं क्योंकि वो ऑथर्स में डिवाइड होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा को आप थोड़ा सा अवॉइड कर लें। उसके बाद पब्लिशिंग फी का मैंने आपको बता दिया। पब्लिशिंग फी डिफरेंट जर्नल्स की डिफरेंट होती है। जो नेशनल आपके जर्नल्स हैं उनकी काफ़ी कम मतलब अफोर्डेबल है, और जो इंटरनेशनल अच्छे जर्नल्स हैं उनकी तो ऑलमोस्ट 1500 पाउंड या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो पब्लिशिंग फी भी आपने देखनी है जब जर्नल आपने सिलेक्ट करना है। अच्छा, इसके बाद मैं बताऊंगी आपको प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। आपने जब डिफरेंट जर्नल्स का ना प्रोसेसिंग टाइम, इधर हम प्रोसेसिंग टाइम किसको कह रहे हैं कि आपने जब जर्नल में अपना आर्टिकल सबमिट करवाया, सबमिट करवाने से लेकर आपका आर्टिकल जब तक पब्लिश होता है, उस सारे टाइम को हम कहेंगे प्रोसेसिंग टाइम। तो कुछ जो आर्टिकल्स है उनका प्रोसेसिंग टाइम ऑलमोस्ट 1 ईयर होगा या 6 मंथ ज़्यादा होगा, तो ये इट्स लॉन्ग टाइम। तो आपने यू शुड नॉट गो फॉर सच लॉन्ग पीरियड, आप इतना वेट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से जो आइडियल प्रोसेसिंग टाइम है इट्स 6 मंथ। तो 6 मंथ से अगर ज़्यादा है तो आप उसको अवॉइड करें। यूजली जो अच्छे जो मतलब एवरेज जर्नल्स भी हैं उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 6 मंथ होता है या 6 मंथ से कम का होता है, तो वो आप उसी में अपना आर्टिकल सबमिट करवाएं। तो इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना। मैं 2 मिनट की ब्रेक लूंगी, अजान होता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रोसेसिंग टाइम की। तो अभी तक तो हमने क्या क्या बात की, मैं थोड़ा सा समझी इसकी बताऊंगी आपको कि आपने जर्नल जो है उसका देखना है कि वो जनरल है या फिर कोई स्पेसिफिक मेडिकल जर्नल है। आपका जो आर्टिकल है वो आपने अगर कोई वो स्पेसिफिक ब्रांच से, जैसे न्यूरोलॉजी रिलेटेड आर्टिकल है, तो आप किसी स्पेसिफिक जर्नल में भेजें। सेकंड मैंने बात की ओपन एक्सेस जर्नल या सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल की। ओपन एक्सेस फ्री होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है उसकी, और रीडर विजिबिलिटी ज़्यादा है,
और सब्सक्रिप्शन बेस में आप रीडर को पे करना पड़ता है। थर्ड मैंने बात की एम्स और स्कोप की बात की है हमने। स्कोप में हमने कहा कि आपने अपनी ऑडियंस का ख्याल रखना है। एम्स में मैंने कहा है कि आप देखिए किस टाइप के आर्टिकल्स उस जर्नल में पब्लिश होते हैं। फिर मैंने एक्सेप्टेंस रेट की बात की। एक्सेप्टेंस रेट मैंने ये कहा कि 20 to 30% से ज़्यादा अगर एक जर्नल का एक्सेप्टेंस रेट है तो वो आप उसको जो है कंसिडर करें, और उससे कम से आप ना कंसिडर करें। और फिर मैंने कहा कि पब्लिशिंग फी और सबमिशन फी की बात की है कि कुछ आर्टिकल्स, कुछ जर्नल्स जो होते हैं वो सबमिशन फी नहीं लेते और कुछ लेते हैं, तो आप अवॉइड करें कि सबमिशन फी जो लेते हैं जर्नल्स उनको उन्हें ना करें, या अगर सबमिशन फी थोड़ी कम है तो उनको कंसिडर कर लें। और जो पब्लिशिंग फी का मैंने बताया कि डिफरेंट जो जर्नल्स है, जो अच्छे जर्नल्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा पब्लिशिंग फी है, अप टू 1500 pounds और मोर देन दैट। और जो अच्छे थोड़े एवरेज टाइप के जर्नल्स हैं उनकी थोड़ी कम है। और प्रोसेसिंग टाइम में मैंने कहा कि 6 मंथ से ज़्यादा का अगर प्रोसेसिंग टाइम वो कहते हैं, ये सारे जर्नल आप जब एक वेबसाइट खोलते हैं जर्नल की तो उसमें सारा उसकी लिखा होता है कि उसका प्रोसेसिंग टाइम है, ये सारी चीज़ें, तो आपने पहले सब चीज़ों को माइंड में रखना है और उनको पढ़ना है। तो प्रोसेसिंग टाइम 6 मंथ से ज़्यादा का ना हो, ये आप माइंड में रखें। फिर आपने देखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो लास्ट थ्री थिंग्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने देखना है कि आपका जर्नल इंडेक्स है या नहीं। अच्छा, इंडेक्सेशन की हम थोड़ा सा मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है, इंडेक्स जर्नल कौन से होते हैं और नॉन इंडेक्स कौन से होते हैं, रिकॉग्निशन क्या होता है जर्नल की, और इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। तो हम आगे चलते हैं जर्नल इंडेक्सेशन। अच्छा, आर्टिकल्स जो होते हैं ना उनकी क्वालिटी या फिर उनका जो रैंक या इम्पोर्टेंस कितनी है एक जर्नल की, तो वो हमें पता चलता है कि वो किससे पता चलता है, जर्नल इंडेक्सेशन से। इंडेक्सेशन सर्विसेज होती है कुछ, जैसे हम आज बात करेंगे वेब ऑफ साइंस और स्कोपस की बात करते हैं। ये दो ऐसी सर्विसेज, इंटरनेशनल सर्विसेज हैं जो कि जर्नल को रिकॉग्नाइज करती हैं और उनको इंडेक्स करती हैं, कि उनकी उससे क्या पता चलता है कि उस जर्नल की ऑथेंटिसिटी हमें पता चलती है कि अगर एक जर्नल इंडेक्स है तो उसकी क्या होगा, ऑथेंटिसिटी उसकी ज़्यादा होगी। सही है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या होगा कि उसकी क्वालिटी हमें पता चल जाएगी कि अगर ये वेब ऑफ साइंस इंडेक्स है या फिर ये स्कोपस इंडेक्स है तो दैट्स वेरी क्लियर कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इसका रैंक भी हाई है, इसकी ऑथेंटिसिटी भी ज़्यादा है। तो इंडेक्सेशन यहाँ से मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। Indexation of a journal provides the recognition to the journal about it and tells about its authenticity in terms of its originality of content as well as about its editorial board and senior publisher. कि हमें ये चीजें क्लियर हो जाती है कि इस जर्नल का जो एडिटोरियल बोर्ड है, जो पब्लिशिंग सारी चीजें हैं, ये सही फेक तो नहीं है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है कि नहीं। तो एक जर्नल की जो क्वालिटी है वो जर्नल इंडेक्सेशन से ही पता चलती है। आगे इम्पैक्ट फैक्टर की बात करते हैं, उसका भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ तक आपने ये चीज माइंड में रखना है कि आपने एक जर्नल को जब चूज करना है तो आपने ये जरूर देखना है कि जर्नल इंडेक्स है या नहीं, और इसको ये कैसे चेक करना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, नेशनल जर्नल जो हमारे हैं पाकिस्तान के, उससे जो लोकल जर्नल्स हैं हमारे, वो रिकॉग्नाइज होते हैं बाय ACC और PMBC। ACC उनको रिकॉग्नाइज करता है या PMBC रिकॉग्नाइज करता है, ये हम नेशनल जर्नल की बात करें। बाकी इंटरनेशनल जर्नल जो हैं वो या तो वेब ऑफ साइंस इंडेक्स हो सकते हैं, या वेब ऑफ साइंस के दो और नाम दिए, अब इसको क्लेरिवेट एनालिटिक्स या फिर थॉमसन साइंटिफिक भी कहते हैं, और या फिर वो स्कोपस इंडेक्स हो सकते हैं, या वो पबमेड इंडेक्स हो सकते हैं। और ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, जो आपके जितने भी इंटरनेशनल जर्नल्स हैं वो जो कि ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं, तो वो आप इस साइट पे जाके कि डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल की साइट पे जाएं, और आप वहाँ पे कोई भी आपने एक जर्नल चूज किया, आप उसका नाम वहाँ पे सर्च बार में लिखें, आपको पता चल जाएगा कि ये ओपन एक्सेस जर्नल है कि नहीं। तो ये यहाँ इस स्लाइड में आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स की इंडेक्सेशन का और रिकॉग्निशन का पाकिस्तान में ACC रिकॉग्नाइज करता है और PMBC, और इंटरनेशनली हम कहते हैं कि वो पबमेड या फिर मेडलाइन, पबमेड के साथ ही मेडलाइन है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, और वेब ऑफ साइंस इंडेक्स है या फिर स्कोपस इंडेक्स है या नहीं। तो ये हमने बात कर ली जर्नल इंडेक्सेशन की, और नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं PMBC और ACC रिकॉग्नाइज जर्नल की। तो यहाँ हमें कैसे पता चलेगा, आपने पाकिस्तान का चलो अयूब मेडिकल कॉलेज का अपने जर्नल पता करना है कि ये इंडेक्स है या नहीं, इसका क्या इसकी क्वालिटी है, कितनी इसका रैंक कितना है। तो हम क्या कहते हैं कि हम पहले खोल लेते हैं
HSC रिकॉग्नाइज जर्नल। तो मैं इसकी साइट पे जाऊंगी। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? एक मिनट में दोबारा से करती हूँ। Can you see my screen? Website Google Chrome खोला है मैंने अभी। Would anyone tell me? जी नजर आ रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये मैंने खोला हुआ है एसीसी की साइट, जो मैंने आपको बताई HJRS.ACC। इसमें हम अगर कोई भी जर्नल लिखते हैं, जैसे मैंने आपको अभी AU मेडिकल कॉलेज का ही बताया, तो हम इसमें लिख देते हैं जी। यहाँ पे आकर इसे आप सर्च करेंगे तो आपको जर्नल का सारा कुछ इसमें पता चल जाएगा कि ये किस कैटेगरी का जर्नल है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाई कैटेगरी का। हाँ, वाई कैटेगरी का जर्नल है ये। तो इस तरह अब क्या कैटेगरीज क्या होती हैं सारी। एसीसी ने क्या किया है कि हम एसीसी ने 3 कैटेगरीज बनाई, ठीक है। एक डब्ल्यू कैटेगरी है, एक एक्स कैटेगरी है और एक वाई कैटेगरी है। जो डब्ल्यू कैटेगरी इंडेक्स जर्नल्स है, जो जर्नल्स डब्ल्यू कैटेगरी में आते हैं, उनको हम कहते हैं कि दे आर द हाईएस्ट क्वालिटी जर्नल्स। और इसमें सारे इंटरनेशनल जर्नल्स आएंगे और लैंसेट आएगा और बाकी सारे जर्नल्स आएंगे। फिर एक्स कैटेगरी है जो कि थोड़ा सा उससे कम होता है। जो डब्ल्यू और वाई एक्स कैटेगरी जर्नल्स हैं उनके इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं, लेकिन जो वाई कैटेगरी जर्नल्स हैं उनका कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होता। हमारे जितने भी लोकल जर्नल्स हैं या वो एक्स कैटेगरी में आते हैं या वो वाई कैटेगरी में आते हैं, और डब्ल्यू कैटेगरी में कोई भी नहीं आते हैं। हमारे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा जर्नल इतना हाई क्वालिटी नहीं है कि उसको HSC एक्स कैटेगरी में डाले। तो अभी हम ये वाला जर्नल देखते हैं, ये वाई कैटेगरी जर्नल है। तो वी विल गो बैक टू आवर साइट। तो मैंने आपको बताया कि HSC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल जो होते हैं उनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। एक मैंने बताया कि डब्ल्यू कैटेगरी, एक्स और वाई, और डब्ल्यू और जो एक्स कैटेगरी है वो इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स होते हैं, और जो बाकी जो वाई कैटेगरी है उसमें सारे नेशनल जर्नल्स आएंगे और वो थोड़े लो लेवल के जर्नल्स होते हैं और उनका कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। और बाकी PMDC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं अभी। काफी स्लो जा रहा है। अच्छा, आपको मेरा फॉर्म नजर आ रहा होगा, इसमें ये देख लेते हैं हम। ये PMDC के सारे जितने भी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स हैं, ये यहाँ पे सारी आपको ना लिस्ट मिल जाती है, और वो ये भी बताता है कि कब तक रिकॉग्निशन जो है कब तक वैलिड है, सबकी डेट्स लिखी हुई हैं और साथ में उनके नेम्स लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करूंगी कि जो आपकी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है उसमें वो वही वाले आर्टिकल्स कंसिडर होते हैं जो कि PMDC रिकॉग्नाइज्ड हैं। उसके अलावा जो आर्टिकल्स है वो उसमें कंसिडर नहीं होते। तो ये चीज आपने माइंड में रखी है कि जो नेशनल जर्नल्स हैं वो PMDC या ECC रिकॉग्नाइज्ड हो। तो वापस आई विल गो बैक टू माय स्लाइड। अच्छा, आगे हम बात करते हैं पबमेड, वेब ऑफ साइंस या फिर स्कोपस की। तो हम सबसे पहले इस साइट पे जाएंगे, ये जो वेब ऑफ साइंस के, वेब ऑफ साइंस में सारे हाईएस्ट क्वालिटी जर्नल्स होंगे और वो इंडेक्स वेब ऑफ साइंस इंडेक्स होंगे। और स्कोपस पे जो है वो स्कोपस इंडेक्स सारे जर्नल्स होंगे, उनका हाई इम्पैक्ट फैक्टर्स उनके होंगे। तो हम देख लेते हैं, एक दफा इस साइट को विजिट कर लेते हैं। You guys can see my screen. ये हम आ गए हैं वेब ऑफ साइंस पे। तो इसका मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसका दूसरा नाम क्लैरिवेट एनालिटिक्स है। तो इससे चलो हम कोई आर्टिकल, मैंने आपको ना पहले इससे लॉगिन करना होता है, तो मैंने ये अपना लॉगिन किया हुआ है। तो उसके बगैर आपको ये नहीं बताएगा कि जर्नल प्रोफाइल नहीं बताता।
तो मैं इससे कोई आर्टिकल कोई जर्नल लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ क्यूरियस लिखती हूँ, तो मैं इसको सर्च करूँगी। तो आगे आपके पास देखिए इस जर्नल का सब कुछ आ जाएगा। ये आपने आगे देखते हैं व्यू प्रोफाइल को चाहें, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि किसके इशू पर ईयर कितने हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कंट्री रीजन क्या है इसका, इन स्कोप के लिए वो डायरेक्ट आपको साइट पर ले जाएगा, प्लेजरिज्म स्क्रीनिंग, ये सारी चीजें इसका डीओआई प्रोवाइड करता है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स, तो ये भी आपको पता चलता है। इसमें आपको मैं आपको आगे बताती हूँ कि व्हाट इज इमर्जिंग सोर्सेज citation index and what is SCI। तो ये इनके डिफरेंट होते हैं। इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स उन जर्नल को कहते हैं कि जिनको अभी टेम्पररी उन्होंने इंडेक्स किया हुआ है, ठीक है, और बाकी जो उससे जो हाई लेवल होता है वो साइंस साइटेशन इंडेक्स होता है, और वो उनका वो इससे थोड़े से हाई लेवल पे होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है वेब ऑफ साइंस का। तो वापस हम साइट पे आएंगे और दूसरे की बात करेंगे, स्कोपस की बात करेंगे। तो स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स के लिए आपने इस साइट पे जाना है। ये खुल नहीं रहा अभी, मैं आपको बाद में इसको बताती हूँ। तो स्कोपस की साइट आप लिखी हुई, आप चलें, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। इससे आगे हम बात करते हैं सिमागो क्या होता है। सिमागो इज अ साइट जहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे जर्नल्स पब्लिश होते हैं, ठीक है, और आपको चेक करना है कि पूरे ओवरऑल एक फला कंट्री है, उसकी आपने चेक करना है। स्क्रीन चेंज हो गई है या फिर प्रेजेंटेशन ही आ रही है? Wait for a while. I'm sorry for this. नहीं हो रहा, एक मिनट, मैं दोबारा से कर सकती हूँ, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है इसका। हाँ, अब आपको नजर आ रहा होगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सिमागो की। सिमागो क्या होता है कि ऐसी साइट है जहाँ पे रैंकिंग पता चलती है जर्नल की विद रिस्पेक्ट टू द कंट्री। अब पूरी दुनिया के डिफरेंट जर्नल्स हैं, उनकी डिफरेंट रैंकिंग हमें जो पता चलेंगे वो सिमागो से पता चलेंगे। इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। और ये जो रैंकिंग सिस्टम है ये स्कोपस उसके थ्रू फॉरवर्ड हो रहा है और उसमें आप एनालाइज कर सकते हैं। वैसे मैंने इसकी साइट भी खोली हुई थी, मैं आपको एक दफा दिखा देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए इससे। वैसे at student level it's not that important, but you should know about this. सिमागो, तो यहाँ पे देखिए आपके पास आ जाता है कि ऑल कंट्री रीजन, आपने किस एरिया का देखना है, आपने कौन से सब्जेक्ट का देखना है, तो ये उस लिहाज से हर आपने जिस तरह से देखें आपको बता सकता है। तो ये सारे जर्नल्स यहाँ पे आ जाते हैं और उनके साथ में वो बता देता है कि इसके टोटल साइटेशन कितनी है और ये सारे उसका इम्पैक्ट फैक्टर एंड एवरीथिंग, तो ये सारा कुछ इसमें बता देता है। तो ये मैंने आपको रैंकिंग का बताया था और हम वापस आते हैं प्रेजेंटेशन पर। तो नेक्स्ट चीज जो हम देखते हैं वो मैं आपको बता रही थी, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल इज अ साइट वेयर you can check if an article if a journal is open access journal or a subscription based journal। तो आप इस पे जाएं, मैं आपको इस साइट का भी दिखा देती हूँ एक दफा ताकि आप directory of open access journals is this। You can see the Chrome, Google Chrome इनसाइट। यहाँ पे देखिए आप कोई भी आर्टिकल लिखेंगे, यहाँ पे सर्च आपने जर्नल सर्च करना है या आर्टिकल सर्च करना है, तो इसमें आप उस आर्टिकल या जर्नल का नाम लिखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये आर्टिकल ओपन एक्सेस है या फिर जर्नल ओपन एक्सेस है या नहीं। तो ये चीज मैंने आपको बता दी सारी।
इंटरनेशनल जर्नल्स के बारे में। एक हमने बात कर ली थी वेब ऑफ साइंस की स्कोपस की, फिर हमने डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल की बात कर ली। फिर मैं आपको वैसे पबमेड का भी बता देती हूँ। पबमेड है उसके भी आगे ना दो ब्रांच है, एक पबमेड सेंट्रल है एंड द सेकंड वन इज पबमेड मेडलाइन। तो उसमें क्या होता है कि पबमेड सेंट्रल जो होता है उसमें थोड़े हाई क्वालिटी के जर्नल्स होते हैं, और एक पबमेड मेडलाइन है उसमें थोड़े से लो क्वालिटी के, जैसे क्यूरियस है इट विल कम इनटू पबमेड सेंट्रल। अच्छा, आगे हम बात करते हैं इम्पैक्ट फैक्टर की। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? आप बहुत सुनते हैं कि आपने एक जर्नल चूज करना है तो भाई उसका इम्पैक्ट फैक्टर जरूर देखना क्या है। तो आज हम देखते हैं इम्पैक्ट फैक्टर होता है क्या। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है कि एक जर्नल है, उसमें जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं वो कितनी दफा साइट हुए हैं। साइटेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा एंड में बताऊंगी, लेकिन मैं इधर थोड़ा सा ये बताती हूँ साइटेशन क्या होता है। साइटेशन होता है कि एक आर्टिकल है उसको कितनी दफा उसको एज अ रेफरेंस अदर आर्टिकल्स में यूज किया गया एज अ रेफरेंस। कि अब मेरा जैसे मैंने कोई आर्टिकल लिखा है तो मेरा आर्टिकल का जो आइडिया या रिजल्ट या फिर उसके डिस्कशन में से कुछ भी कोई पार्ट या थॉट्स मेरे किसी ने यूज करने हैं, किसी ने मेरा पढ़ा और उसने कहा कि मैं इसको अपनी स्टडी में लिखता हूँ, तो ये क्या होगा कि मेरा आर्टिकल साइट हुआ है। तो हम इम्पैक्ट फैक्टर से क्या मुराद लेते हैं कि एक जो जर्नल है, अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर आर्टिकल्स का नहीं होता, वो होता है एक जर्नल का। एक जर्नल के सारे जो आर्टिकल हैं वो कितनी ज्यादा उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है साइट होने की, वो जितने ज्यादा दफा साइट हुए होंगे उतना ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर होगा। इसका मैं आपको फॉर्मूला भी बताती हूँ कि इम्पैक्ट फैक्टर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेकिन एक आपको कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। तो इसको मैं तो आपको पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है, द इम्पैक्ट फैक्टर इज द मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन विच द एवरेज आर्टिकल इन अ जर्नल इज साइटेड इन अ पर्टिकुलर ईयर, एक साल में। Impact factor measures the impact of a journal, not the impact of the individual articles. It is used to measure the importance or rank of a journal by calculating the time its articles are cited. कितनी दफा वो साइट हो। तो आगे हम जाएंगे और देखेंगे कि इम्पैक्ट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है। इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला ही आपको इनसे नजर आ रहा है, ये A डिवाइड बाई B। अगर आपने ना एक समझे आपने इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल का 2010 का आपने कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे कि जो ऊपर ए है ना उससे आप क्या लिखेंगे कि उससे जो पहले जो उससे 2 साल हैं 2008 और 2009 में उसके जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए उनकी टोटल इन एडिशन सारी साइटेशन किस दफा वो साइट हुए हैं। ये मैंने लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ टाइम्स आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन 2008 and 2009 were cited by index journals in 2010। और डी में हम क्या लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ साइटेबल आइटम्स, टोटल आर्टिकल्स कितने पब्लिश हुए थे 2008 और 2009 में उस जर्नल में। तो हमारे पास क्या निकल आएगा डिवाइड करके 2010 का इम्पैक्ट फैक्टर निकलेगा कि हमने ऊपर सारी साइटेशंस का नंबर लिखा 2008 और 2009 और नीचे हमने क्या लिखा कि टोटल आर्टिकल्स कितने पब्लिश हुए थे। तो ये हमें आज पता चला है कि आई होप जो स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल भी नहीं पता रिसर्च का उनको भी थोड़ा बहुत समझ आ जाए कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है इसके जर्नल का और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्रेडेटरी जर्नल की। प्रेडेटरी जर्नल क्या होता है? अच्छा, अब सीन थोड़ा ये कि बहुत सारे जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर वीक में कोई 100-150 इस तरह भी हो रहा है कि इतने सारे जर्नल्स कोविड के अलग, कार्डियोलॉजी, हर चीज के। तो अब इस सब जब जहाँ इतना सारा काम हो रहा है तो वहाँ पे क्वालिटी थोड़ी खराब भी हो सकती है और थोड़ा फ्रॉड वाला काम भी हो सकता है। तो क्या होता है कि कुछ जर्नल्स जो होते हैं वो फेक जर्नल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं राइट ओनली पब्लिशिंग या डिसेप्टिव पब्लिशिंग। वो इंडेक्स भी नहीं होते हैं पहली बात, दूसरा कि वो फेक उनकी एडिटोरियल बोर्ड उनका फेक होते हैं, उनके पब्लिशिंग जो पीयर रिव्यू सब कुछ फेक होता है। ठीक है, वो आपसे चार्ज कर लेते हैं, आप अपना आर्टिकल भेज देते हैं और चार्ज भी कर लेते हैं वो आपका, लेकिन आपको उस जो आर्टिकल पब्लिश होने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो जर्नल एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एक फेक जर्नल है, वो कहीं पे भी नहीं है। तो इसको आपने जरूर ख्याल रखना है क्योंकि आजकल काफी कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये प्रेडेटरी जर्नल्स है का कॉन्सेप्ट है और मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसको आपको पता कैसे करना है कि ये प्रेडेटरी जर्नल को अवॉइड कैसे करना है। एक तो ये मेरे पास मैं आपको ना ये लिस्ट है, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि प्रेडेटरी जर्नल्स की एक उन्होंने लिस्ट दे दी है कि इन जर्नल्स से आप पूरा इन जर्नल्स में आपने नहीं कुछ भी भेजना, सबमिट नहीं करना, पब्लिश नहीं करना। सही है, और यहाँ पे हम देखेंगे हाउ टू सेव अवर सेल्फ फ्रॉम पब्लिशिंग योर स्टडी इन अ प्रेडेटरी जर्नल। तो इसमें हमारे पास ये एक वेबसाइट है, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ।
ये अगर आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है, लिस्ट ऑफ प्रेडेटरी जर्नल्स, ये वो वाली कल के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपने चेक कैसे करना है कि ये प्रेडेटरी जर्नल है। अच्छा, मैं आपको एक बहुत कॉमन, मतलब बहुत आसान सी चीज बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा ये जर्नल प्रेडेटरी है कि नहीं। तो फिर आप जर्नल की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको उसके लेआउट से ही पता चल जाएगा। इतना चीप लुकिंग सा होगा, कोई फेक सा लगेगा और उसका लेआउट बहुत अजीब सा होगा। आपको थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन आपको ही थोड़ा सा पता चल जाएगा कि ये तो जर्नल ठीक नहीं है उसके लेआउट से और उसके चीप सारा कुछ फॉर्मेट से। एक तो चीज ये होगी। दूसरी चीज आपको क्या होगा कि उसी जर्नल के ना आपको बहुत वेग सा होगा, उसमें कोई कॉन्टेक्ट नहीं दिया होगा, कोई पब्लिशर का, कोई पीयर रिव्यू का नहीं बताया होगा कि एडिटोरियल बोर्ड में कौन है, इंडेक्स स्टेशन का भी नहीं बताया होगा, उनका टेलीफोन नंबर नहीं होगा, ईमेल एड्रेस नहीं होगा कि आप कॉन्टेक्ट कैसे करें उनसे। तो ये सारी चीजें वहाँ पे ना बहुत वेग की होंगी, प्रॉपर विजिबल भी नहीं होंगी, नजर नहीं आ रहा होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा ये प्रेडेटरी जर्नल है। लेकिन इससे भी बाद, इससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आपने पहले सोचना है कि पहले जो मैंने स्टार्ट में आपको लंबी एक लिस्ट बताई है, जो पॉइंट्स मैंने बताए कि एक ट्रस्टेड जर्नल है या नहीं, उसमें आपने उस जर्नल की गाइडलाइंस पढ़े, उसके एम्स को पढ़े और सारा कुछ ये गाइड, इज इट द राइट जर्नल फॉर योर वर्क, वो जो मैंने स्टार्ट में आपको फर्स्ट साइड पे बताया है, तो वो वाली सारी चीजें आपने पहले सोची। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि आपने चेक करना है, उसकी एक चेकलिस्ट है। आप देखें कि वो जो जर्नल है वो डू यू और योर कोलीग नो द जर्नल, के उस जर्नल का आपने पहले कभी नाम सुना है, आपके कोलीग ने कभी पहले नाम सुना है उस जर्नल का, या फिर आपके सीनियर से। अगर नहीं सुना तो जस्ट अवॉइड इट, तो वो प्रेडेटरी जर्नल हो सकता है। आपने उसके पहले कभी आर्टिकल रीड किया, कभी आपको कहीं और आपने उसको डिस्कवर किया नहीं किया, तो आप उसको अवॉइड करें। सेकेंडली हमने कहा कि कैन यू इजीली आइडेंटिफाई एंड कॉन्टेक्ट द पब्लिशर। तो मैंने आपको बताया जैसे वहाँ पे टेलीफोन नंबर, ईमेल, पोस्ट सब कुछ उसका दिया हुआ है या नहीं, तो पब्लिशर नेम क्लियरली डिस्प्लेड है कि नहीं, वो जो बेस चीजें होंगी उस साइड पे आपने ऐसे जर्नल में नहीं पब्लिश करना। सही, ये सेकेंड चीज होगी। थर्ड चीज हम देखते हैं कि उसका टाइप ऑफ पीयर रिव्यू कौन सा वो यूज कर रहा है, वो भी नहीं लिखा होगा। ये भी नहीं लिखा होगा कि इंडेक्स सर्विसेज कौन सी हैं, और अगर इंडेक्स है तो कौन सा इंडेक्स है, ये सब चीजें जो है नहीं लिखी होंगी। स्कोपस इंडेक्स, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स है या नहीं, ये तो ये सारी चीजें आपने देखिए। इसके बाद ये भी लिखा होगा कि उसकी फी चार्जेस उसके कितने हैं, आर्टिकल पब्लिशिंग के या सबमिशन के। और ये वाला पॉइंट है, डू यू रिकॉग्नाइज द एडिटोरियल बोर्ड, ये आपके लेवल पे मुझे ही पता, ये प्रोफेसर लेवल पे उनको जब उन्होंने बहुत सारी पब्लिकेशंस कर ली होती हैं और उनकी इतनी रीच होती है कि उन्होंने बहुत सारे जर्नल्स में किया होता है, तो उनको पता होता है कि एडिटोरियल बोर्ड में कौन लोग हैं, मेंबर्स हैं, और उनको वो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अगर आपके लेवल पे थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आप भी स्किप कर दें, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा कि वो बंदा पहली दफा अपना आर्टिकल पब्लिश कर रहा है, उसको एडिटोरियल बोर्ड का तो नहीं पता होगा, तो इसको भी रहने देते हैं। उसके बाद है इज द पब्लिशर अ मेंबर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री इनिशिएटिव, मतलब इसमें ये बाकी चीजें तो आपको नहीं समझ आएंगी, मैं इधर बात करूंगी डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल की, कि आप, मैंने जो आपको पहले साइट दिखाई उसमें आप उस जर्नल को सर्च करें कि उस डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल में वो है या नहीं है। अच्छा, एक और भी इसका हो सकता है कि आप उस जर्नल की वेबसाइट खोली, आपके सामने आर्टिकल्स देखे, आप उसका डीओ, एक जो आर्टिकल है उसका डीओआई नंबर होता है, इसको मैं थोड़ा एंड एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आप डीओआई नंबर जो है उसको आप प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, वो चीज करें, मैं आपको थोड़ा बाद में बताती हूँ कि अभी ये समझ नहीं आएगी। अभी हम प्रेजेंटेशन पे वापस आते हैं। तो हमने ये देख लिया कि हमने चेक कैसे करना है प्रेडेटरी जर्नल। सेकंड, ये दो लिस्ट है, इन वेबसाइट्स को आप नोट कर लें। इससे सारे वो जर्नल्स हैं जो कि प्रेडेटरी हैं। एक मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि जहाँ पे सारे जर्नल्स, प्रेडेटरी जर्नल्स की लिस्ट है हमारे पास। दिस साइट, यहाँ पे ये हर सब्जेक्ट के यहाँ पे से रिलेटेड जर्नल्स के जर्नल जो प्रेडेटरी जर्नल है, डिस्क्रिप्टिव पब्लिशिंग करते हैं, उसमें होंगे। एक ये वाली है साइट और दूसरी ये वाली है predatoryjournals.com। यहाँ पे भी सारी उन्होंने लिस्ट दी है, तो आपने यहाँ पे देख लेना है कि आपने एक जर्नल चूज किया, उसके बाद आप उसको यहाँ पे सर्च कर लें कि आपका जर्नल जो है वो कोई फेक जर्नल तो नहीं है। तो इसकी बात कर ली, फिर हमने आगे हम बात करेंगे
लिटरेरी जर्नल्स हो गया। अच्छा, आगे आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपका हाँ, ये कि आपका जो आर्टिकल आपने मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है वो जर्नल गाइडलाइंस के मुताबिक हो। तो इसके लिए क्या होता है कि आप एक हमारे पास इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स है, उन्होंने रूल सेट किए हुए हैं कि आपने एक टाइप का आर्टिकल अगर लिखा है, जैसे मैंने अगर लिखा है ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी मेरी, तो मैंने उसका आर्टिकल किस तरह से लिखना है कि उसमें इंट्रोडक्शन में क्या चीजें मैंने लिखनी है, उसमें मेथोडोलॉजी में किस मतलब उसका सारा वो ना एक बता देते रूल्स बता देते कि इन रूल्स को फॉलो करके आपने मैन्युस्क्रिप्ट लिखना है। तो ICMJE रिकमेंडेशन या फिर जो गाइडलाइंस हैं वो आपको मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन में हेल्प करती हैं। उसमें और भी बहुत सारी चीजें वो बताता है, जैसे ऑथरशिप के बारे में बताता है। वो तो ये मैं इसको महविश ने लास्ट वेबिनार में बताया था, लेकिन मैं आपको एक दफा फिर से दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने जब कोई आर्टिकल, मेरी स्क्रीन आपको आई होप नजर आ रही है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन ये ना प्रिपेयरिंग मैन्युस्क्रिप्ट फॉर सबमिशन टू मेडिकल जर्नल, उससे जब आप प्रिपेयर करें मैन्युस्क्रिप्ट तो उसमें आप ख्याल रखेंगे किन किन चीजों का। रिपोर्टिंग गाइडलाइंस जो होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना ऑब्जर्वेशनल स्टडी अगर आपने किया तो उसमें स्कोप गाइडलाइंस होंगी। अगर आपने कोई सिस्टमिक रिव्यू किया तो उसमें प्रिज्मा गाइडलाइंस होंगी। और अगर आपने कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया है तो वो क्या होगा, कंफर्ट गाइडलाइन होगी। तो ये आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आप जब मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करें, इनको पढ़ें। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ये स्कोप गाइडलाइंस खोलती हूँ, तो यहाँ पे ये सारा आगे बताएगा मेथड कि आपने किस तरह से एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी को लिखना है और मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग किस तरह से होनी चाहिए। तो ये आपको सेव करता है कि आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो रिजेक्ट ना हो और आपकी जो पब्लिशिंग का प्रोसेस ईजी होता है। तो यहाँ तक हमने बात की है स्टार्ट से लेकर जर्नल को सिलेक्ट कैसे करना है। जर्नल की हमने कहा कि इंडेक्सेशन क्या होता है, वो HSC MDC रिकॉग्नाइज की बात की। फिर हमने स्कोपस और वेब ऑफ साइंस इंडेक्सेशन की बात की। फिर हमने बात की इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, और फिर हमने बात की है लिटरेरी जर्नल्स की बात की और इनको आपने अवॉइड कैसे करना है। तो फिर इसके बाद हमने बात की है आर्टिकल को जर्नल गाइडलाइंस कैसे हमने फॉलो, सही मैन्युस्क्रिप्ट परफेक्टली कैसे आप लिख सकते। तो इसमें आप ICMJE रिकमेंडेशंस को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिव्यू प्रोसेस ऑफ एन आर्टिकल। मतलब रिव्यू प्रोसेस क्या होता है कि आपने अपना आर्टिकल सबमिट करवा दिया एक जर्नल में, वहाँ उस पॉइंट से लेके पब्लिकेशन के तक जो टाइम पीरियड आ रहा है उसको हम कहते हैं रिव्यू प्रोसेस। तो आपने जब आप एक आर्टिकल अपना सबमिट करते हैं एक जर्नल में, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपने सबमिट किया, ईमेल किया उनको, वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल भेजते हैं कि वी हैव रिसीव्ड योर आर्टिकल। अब एडिटोरियल बोर्ड के काम एडिटोरियल बोर्ड करते हैं। एडिटोरियल बोर्ड विल सेंड यू अ कंफर्मेशन ईमेल, राइट। उसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ इस पॉइंट पे भी आपका आर्टिकल रिजेक्ट या एक्सेप्ट हो सकता है। वो इस बेसिस पे कि हो सकता है कि आपने न्यूमेटोलॉजी का कोई टॉपिक था, ठीक है, और आपने वो भेज दिया है, चलो मैं कहती हूँ साइकेट्री के जर्नल में भेज दिया, तो वो तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा। तो एडिटोरियल बोर्ड विल रिजेक्टेड। अगर वो आपने सही जर्नल में भेजा तो वो एक्सेप्ट के बाद क्या स्टेप होता है कि वो एडिटोरियल बोर्ड आपका जो आर्टिकल है वो पीयर रिव्यू के लिए जाता है। पीयर रिव्यू में प्रोफेशनल रिसर्चर्स होते हैं जो कि आपके आर्टिकल को पढ़ते हैं, उसमें से मिस्टेक पॉइंट आउट करते हैं आपकी मेथोडोलॉजी ठीक है या नहीं, आपका सारा रिजल्ट आपने सही लिखे हुए हैं कि नहीं। तो उसमें से सारा अच्छे से वो पढ़ते हैं और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ऑलमोस्ट इसमें मंथ्स भी लग जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग प्रोसेसिंग टाइम का आपको बताया कि 6 मंथ्स इज एन आइडियल टाइम, लेकिन उससे ज़्यादा प्रोसेसिंग अगर टाइम है किसी जर्नल का तो यू शुड नॉट गो फॉर इट। लेकिन पीयर रिव्यू में यही होता है कि वो सारी मिस्टेक्स को देखते हैं या देखते हैं अगर सही है तो फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर मे भी आपकी स्टडी में कोई मिस्टेक है, आपका कोई रिजल्ट में इशू है या कोई भी इशू है, तो वो क्या करेगा कि आपको पीयर रिव्यू वाले आपको एक ईमेल भेजेंगे। ईमेल में उससे आप कहेंगे कि रिवीजन करें। आपको ना ऊपर ईमेल का सब्जेक्ट में लिखा आएगा रिवाइज योर आर्टिकल या रिवीजन, योर आर्टिकल नीड्स रिवीजन। उसमें आपके सारी मिस्टेक्स बताएंगे कि आप इन चीज़ों को सेलेक्ट करो और फिर दोबारा भेजेंगे। तो दिस इज कॉल्ड रिवीजन, ठीक है, पीयर रिव्यू हो गया ये। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिवीजन के बाद आपने दोबारा अपना आर्टिकल भेजा, वो उसमें अगर मेजर रिवीजन नीडेड है
बहुत ज्यादा अगर गलतियां हैं ना आपके आर्टिकल तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपकी रिव्यूज थोड़ी माइनर हैं तो फिर वो थोड़ा सा करेक्ट करके आपने किया तो वो पीयर रिव्यू वाले जो है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। उससे नेक्स्ट स्टेप होता है कि प्री प्रोडक्शन चेकलिस्ट के उसके अंदर आपके आर्टिकल में चलो सारी बायोस्टैटिस्टिक्स और बाकी चीजें तो उन्होंने देखी। अब बात आती है कि उसमें ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, उसमें रेफरेंसेस को चेक करते हैं, फॉर्मेटिंग और ये सारी चीजें प्री प्रोडक्शन में चेकलिस्ट होती है उनकी कि ये सारी चीजें चेक होती हैं, रेफरेंसेस, स्पेलिंग, ग्रामर और फॉर्मेट आपके आर्टिकल का, ये सारी चीजें वो चेक करते हैं। अच्छा, उससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो प्री प्रूफ होता है। उसमें क्या होता है कि आपका आर्टिकल दिखेगा कैसे उस साइट पे, कि उसका लेआउट कैसे होगा, सबसे पहले क्या नजर आएगा, उसका कवर पेज क्या होगा, या फिर आपका जो आर्टिकल है उसका मतलब डिजाइन कैसा नजर आएगा, टेबल्स के कौन से टेबल्स किस जगह पे होंगे, और ये सारी चीजें प्री प्रूफ में होती है कि मतलब जैसे आप एक किताब पब्लिश, जो बिल्कुल एंड वाला पॉइंट है ना, प्री प्रोडक्शन और प्री प्रूफ वाला जो स्टेप है वो सब जब अगर आप इस स्टेप तक आपका आ गया ना तो समझिए आपका आर्टिकल बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। इसके बाद जो है वो प्री प्रूफ में आपसे पूछ सकते हैं कि आपका हम इस तरह का लेआउट रखें, आपका आर्टिकल ऐसे दिखेगा एक जर्नल में। तो फिर उसके बाद जो है आपसे पूछ के फिर वो रियली पब्लिश हो जाता है। उसके बाद बिल्कुल आसान चीज होती है। मेन जो चीज है वो पीयर रिव्यू होता है कि उसमें आपको रिविजन का ना कहा जाए या फिर उसमें मिस्टेक अगर ज्यादा है रिजेक्ट ना हो जाए, सही। तो इसके बाद फिर उसके बाद आपका जो आर्टिकल है वो पब्लिश हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, हाँ ये मैंने आपको बता दिया व्हाट डज इट मीन बाय रिविजन। इसमें कि यू सेंड आर्टिकल वो पब्लिशिंग के लिए और फिर आप रिस्पॉन्स में के आपको रिस्पॉन्स ईमेल आते के आर्टिकल आपकी रिविजन रिक्वायर है, उसमें आप इसमें ये चीजें करेक्ट करके हमें दोबारा ईमेल करेंगे तो फिर उसके बाद आपका स्टेप हो जाता है। तो ये रिविजन होती हैं आर्टिकल पब्लिकेशन के दरमियान में। सही है, आई होप यू गाइस आर गेटिंग, और मैं ज्यादा फास्ट नहीं जा रही। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स के जिनकी वजह से आपका जर्नल में आर्टिकल पब्लिकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि कॉमन मोस्ट चीज होता है वो प्लेजरिज्म है। ये सारी चीजें लास्ट जो वेबिनार हमारा एपिसोड 5 था मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग, उसमें सारा कुछ डिस्कस हुआ है, लेकिन एक दफा हम फिर से मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। तो पब्लिकेशन एक बिल्कुल नाइटमेयर बन जाता है, तो आपको थोड़ा सा सोच के चलना पड़ता है। और आई होप आज चीजें थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं। तो प्लेजरिज्म के लिए आप टर्निटिन सॉफ्टवेयर है उसमें आप अपना आर्टिकल एंटर करें और देखिए प्लेजरिज्म ज्यादा तो नहीं है। और उसके बाद हो सकता है कि कोई मेजर मिस्टेक हो आपकी स्टडी डिजाइन में, सैम्पल साइज में, या फिर टेस्ट जो आपने अप्लाई किए हैं उसमें कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो, तो उस बेसिस पे आपका आर्टिकल जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। या फिर आपके बहुत नेक्स्ट ऑफ रिजल्ट हैं कि आपने बहुत क्लियर लिखे नहीं है, उनको वाजे नहीं किया, बहुत सारे टेबल्स डाल दिए हैं, या फिर बहुत टेबल्स आपने डाले ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप मतलब रिजल्ट में भी कोई इशू हो तो वो आपका स्ट्रेट अवे जर्नल जो है वो आपका आर्टिकल रिजेक्ट कर देता है। और या फिर हो सकता है कि आपने डिस्कशन में रिजल्ट जो है उनको सबको डिस्कस नहीं किया, उनको कंपेयर नहीं किया इंटरनेशनल या नेशनल जर्नल्स के साथ आर्टिकल्स के साथ, और आपने ज्यादा उनको एम्फसाइज नहीं किया। हर रिजल्ट को आपने अलग से डिस्कशन में ये जरूर होना चाहिए कि आपको हर रिजल्ट जितने भी रिजल्ट हैं आपकी स्टडी के उन सबको डिस्कस करना है, उनको कंपेयर करना है, तो फिर ही आपका जो आर्टिकल है वो एक परफेक्ट आर्टिकल होगा। इन सब चीजों को आपने माइंड में रखना है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग मी। नेक्स्ट स्टेप इज बी पेशेंट। आपने आर्टिकल सबमिट करा दिया और सबमिट के बाद आपको कोई रिवीजन की भी नहीं है, तो क्योंकि जो एडिटोरियल बोर्ड का जो पीयर रिव्यू प्रोसेस है ये काफी हेक्टिक होता है उनके लिए भी, वो भी उनके पास बहुत सारे आर्टिकल्स रिसीव हो रहे होते हैं, वो भी कोई फ्री नहीं बैठे होते, तो हमें थोड़ा सा उनको बार बार ईमेल्स ना की जाए कि हमारा आर्टिकल कहाँ किस स्टेप तक पहुंचा है, एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। बहुत ज्यादा उनको तंग ना करो और बस थोड़ा पेशेंट रहो, रिलैक्स करो, बस आपने भेज दिया, जब ईमेल आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है आर्टिकल पब्लिकेशन, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा अब आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, आप खुशियाँ मनाएं कि आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया, और ये बहुत बड़ी बात होती है अगर आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाए विदाउट एनी हर्डल। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपको देखना है कि जो आपका आर्टिकल है वो जिस जर्नल में आपने सबमिट किया था वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। ऑनलाइन जाएं उस जर्नल की वेबसाइट पे, वहाँ पे देखें। सही, तो आर्टिकल आपने
अपना देख लिया और वहां से फिर उसको डाउनलोड कर लिया, अपने पास डाउनलोड करके रखें, क्योंकि फाइनल जो आर्टिकल होता है वो अक्सर लोगों के पास नहीं होता, वो डाउनलोडेड फॉर्म में उनके पास आपका जो आर्टिकल है वो आपके पास हर वक्त डाउनलोडेड फॉर्म में पड़ा होना चाहिए। सही है। अच्छा, तो नेक्स्ट चीज हम मैंने ये 2 चीजें बता दी आपको, उसके बाद आपने देखना है कि आपका डीओआई वर्क कर रहा है कि नहीं। डीओआई क्या होता है? डीओआई डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है कि हर जो आर्टिकल पब्लिश होता है उसका एक स्पेसिफिक नंबर होते हैं, लेटर्स होते हैं, उसमें क्या लिखा होता है कि आपको एक नंबर दिया जाता है कि फलाना जर्नल था, उसका एक वॉल्यूम ये था, इस ईयर में पब्लिश हुआ था। तो ये सारी चीजें डीओआई में आती है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। सही है। तो आपने ये कैसे चेक करना है कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं? आपने क्या करना है, अपना जो आर्टिकल आपका पब्लिश हुआ है उसका डीओआई नंबर ऊपर से कॉपी करें, तो गूगल क्रोम में जाएं, ऊपर सर्च बार में उसको पेस्ट करें और वहां पे आपका सामने आर्टिकल आते कि नहीं आता। तो अगर आपका डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर वर्क नहीं कर रहा तो राइट एन ईमेल टू द एडिटोरियल बोर्ड और पीयर, जो वो उनको ईमेल लिखे जर्नल वालों को कि हमारा जो डीओआई वो वर्क नहीं कर रहा, तो वो मसला जल्द से जल्द सॉल्व करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इसकी समझ आई हो आपको। नेक्स्ट चीज जो है, आपके जो आर्टिकल है आप उसको प्रोफाइल अपनी बनाएं रिसर्च पेज पे, पबलॉन्च पे, गूगल स्कॉलर पे, और इससे क्या होगा कि आपकी स्टडी ज़्यादा हाईलाइट होगी, विजिबल होगी, बाकी रिसर्च कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो आपकी स्टडी को पढ़ेंगे, डाउनलोड करेंगे, साइट करेंगे। अब आपने स्टडी पब्लिश कर ली, इट्स बिग डील, लेकिन इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपकी स्टडी साइट हो रही है कि नहीं। इट शुड बी रेफरेंस, मतलब एक स्टडी का क्या फायदा जो सिर्फ पब्लिश हुई उसको किसी ने रेफरेंस उसका यूज नहीं किया, उसको साइट नहीं किया। तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है कि अपनी स्टडी को हर जगह पे पोस्ट करें, जैसे रिसर्च डे पे डालें, पबलॉन्च पे डालें, गूगल स्कॉलर पे डालें। ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वर्ल्ड वाइड ओवरऑल द वर्ल्ड जितने भी रिसर्चर हैं वो अपनी स्टडीज को पोस्ट करते हैं और वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे की स्टडीज साइटेशन आपकी ज़्यादा होंगी, स्टडी की आपकी स्टडी हाईलाइट ज़्यादा होगी। तो इसको ज़रूर आपने माइंड में रखना है। और अपनी स्टडी फेसबुक या फिर ट्विटर, आप जो भी इंस्टाग्राम या जो भी यूज़ करते हैं उससे भी आपको हाईलाइट करें, ताकि हो सकता है कि आपकी उसके थ्रू आपको आपकी किसी कोलीग की या किसी ऐसे बंद तक पहुंच जाए जो कि उसको साइट। तो ये हमने बात कर ली वन से पब्लिश। तो अच्छा, इसके बाद हम कहते हैं कि आप अपना जो स्टडी है, जो आर्टिकल है आपका, वो कॉन्फ्रेंसेज में भेजें, डिफरेंट रिसर्च कॉम्पिटिशन में, पोस्टर कॉम्पिटिशन में, या फिर आपका जो ऑरल प्रेजेंटेशन में आप भेजें, ताकि आपका आर्टिकल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, मतलब वहाँ पे भी जाए और लोग उसे पढ़ें और ज़्यादा रीच उसकी ज़्यादा हो। सही है। पब्लिश होना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन उसके बाद जो आपका आर्टिकल है उसको साइट होना और उसको ज़्यादा पढ़ा जाना, डाउनलोड ज़्यादा होना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आपने ज़रूर करना है, ये सारे पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। तो साइटेशंस की अभी आगे हम बात करते हैं। आई होप यहाँ तक सबको समझ आएगा। अच्छा, साइटेशन होता क्या है, मैंने आपको थोड़ा सा इसका बताया था कि साइटेशन क्या होता है कि अगर आप किसी आर्टिकल को पढ़ा, आपने लिटरेचर रिव्यू आप कह देते हैं, और आपने इंट्रोडक्शन में किसी और की स्टडी का आइडिया या फिर थॉट ऐड किया, या आपने उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट किया है, या आपने उसका थोड़ा सा पैराफ्रेज करके लिख दिया है उस स्टडी का आइडिया, या फिर आपने उस स्टडी से अपनी स्टडी को कंपेयर करने के लिए उसके रिजल्ट ऐड कर दिए डिस्कशन में। तो आप जब भी ये करोगे, इसको कहते हैं साइटेशन। आपने उस बंदे का आर्टिकल साइट किया उस ऑथर का, तो इसको हम कहते हैं साइटेशन। और साइटेशन जो ये मैंने आपको कहा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले हम बताते हैं व्हेन डू यू साइट, कि आपने साइट कब करना है। आपने साइट कब करना है? जब आपने वर्ड्स और आइडियाज किसी और की स्टडी से किसी और से यूज किए हैं। सेकेंडली, आपने डायरेक्टली उससे कोट किया है, उसकी स्टडी से इंट्रोडक्शन का कोई लाइन आपने आइडिया जो था वो आपने कोट किया, तो आपने उसको जरूर रेफरेंस लिखा, या आपने पैराफ्रेज किया, या फिर आपने कोई ऐसा आइडिया लिखा है जो कि पहले से एक्सप्रेस हो चुका है कहीं पे, और आपने ऑथर्स के आइडिया की सारी वही चीजें हैं कि आपने उसकी राइटिंग को, या फिर आपने ये जाओ तो चीजें ना, then another ideas or the thoughts have influenced your writing। आपने एक रिसर्च करे थे,
आपने वो किसी और का आर्टिकल उससे रिलेटेड पढ़ा, वो बहुत आप उससे इन्फ्लुएंस हुए और आपने उसी को के आइडिया को थोड़ा सा आगे पीछे करके अपने आर्टिकल में डाला, तो उससे आपने उधर आपने उसका रेफरेंस जरूर लिखना। तो ये हमने कहा कि ये साइटेशन होता है और ये सब आपने साइटेशन करनी होती है। तो हम बात कर लेते हैं एस इंडेक्स क्या होता है। एस इंडेक्स क्या होता है कि लेकिन तो एस इंडेक्स है वो एक ऑथर लेवल मैट्रिक है। मेजर जो है वो एक ऑथर इम्पैक्ट। इसलिए हम इसकी मैं एक दफा आपको डेफिनेशन बता दें। देखिए एस इंडेक्स इज अ मेट्रिक फॉर इवैल्यूएटिंग द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ एन ऑथर्स स्कॉलरली आउटपुट एंड परफॉर्मेंस। के मतलब एक ऑथर है, उसने बहुत सारी पब्लिकेशन, सही है, लेकिन उसके उसने 10 पब्लिकेशन पब्लिश किए, अपने आर्टिकल्स करवाए डिफरेंट जर्नल से, लेकिन उससे जो आर्टिकल साइट सिर्फ एक या दो था। और उसमें भी अपनी साइटेशन से चाहिए कि आपके जितने ज्यादा आर्टिकल पब्लिश हो उतनी ज्यादा साइटेशन भी हुई हो आपके आर्टिकल की। तो इट वुड मेक यू अ गुड रिसर्चर। तो एज इंडेक्स आपको बताएगा कि आप कितने अच्छे रिसर्चर हो, आपका जो स्कॉलरली आउटपुट है और परफॉर्मेंस क्या है आपकी। तो अगर एक रिसर्चर है उससे 15 ईयर्स उसने की है, कोई 20 रिव्यू जो थी वो अच्छे से जो है वो साइट की है और उनकी साइटेशन ज्यादा है, 18 रिसर्चर्स की। तो वो शेयर के उस बंदे का जो इस इंडेक्स है ना, उस ऑथर का जो है, इसका भी कैलकुलेशन का एक, लेकिन वो आपका लेवल की बात नहीं। मैसेज इसमें अच्छा रिसर्चर कहलाया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होती है और उससे हम पता चलता है कि उसकी क्वालिटी क्वांटिटी में लिखा हुआ है कि मेजर्स क्वांटिटी विद क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी डजंट मैटर। बहुत सारी पब्लिकेशन है, वो साइट नहीं हुआ कोई भी आर्टिकल, तो इट स्टडी का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वालिटी मैटर। क्वालिटी कैसे होगी कि जितने ज्यादा साइटेशन होगी उनकी पब्लिकेशन। तो हेयर क्वालिटी मैटर नॉट क्वांटिटी। पिछले 2 साल में अगर सिर्फ 2 आर्टिकल हाई कॉस्ट का काम है तो इट वुड मेक अ गुड रिसर्चर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरी आवाज आ रही है? जी रबिया, आपकी आवाज़ आ रही है। थैंक यू सो मच। एग्जाम एंड हो गया था। मैं लास्ट टाइम सुनी है उनका आपने? जी एक दफ़ा दोबारा रिपीट भी कर दें। ये आवाज चली गई थी। जी अच्छा अच्छा, एज इंडेक्स की समझ नहीं आई क्या? ठीक है ठीक है, मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ इस चीज को। अच्छा, एज इंडेक्स की बात कर लेते हैं। एज इंडेक्स क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि एक एज इंडेक्स बताता है कि एक जो ऑथर है की जो पब्लिकेशंस हैं उसकी अगर साइटेशन ज्यादा हो, उसके पब्लिकेशन जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनकी साइटेशन ज्यादा हो, तो इट वुड द ऑथर वुड हैव अ हाई इंडेक्स, एज इंडेक्स। तो ये अगर उसने मैं कहती हूँ कि एक ऑथर है, उसने ओवर अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स उसने ऑलमोस्ट 10 की, लेकिन उसके सिर्फ 2 आर्टिकल्स की साइटेशन हुई थी, उसके पास सिर्फ 2 आर्टिकल साइट हुए, तो इट वुड मेक हिम अ बैड रिसर्चर। तो हम कहते हैं उसका एज इंडेक्स बहुत लो है। और लेकिन इसको कंपेयर करके अगर मैं कहूँ कि एक ऑथर है, उसने 2 ईयर्स में सिर्फ 2 स्टडीज पब्लिश की हैं, लेकिन उसकी साइटेशन बहुत ज्यादा है, तो मैं कहूँगी कि इसका एज इंडेक्स उस ऑथर का बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी कैलकुलेशन जो होती है एज इंडेक्स की, वो उसका भी एक तरीका होता है, लेकिन उस लेवल तक अभी हम नहीं जाएंगे। सिर्फ मैं आपको इतना बताऊंगी कि एज इंडेक्स का कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए। ये क्या बताता है कि आपका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट को इवेल्युएट करता है कि उसका स्कॉलरली वर्क है और ऑथर के जो परफॉर्मेंस क्या है, कैसी है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, कि उसका आर्टिकल ज्यादा टाइम साइट हुआ है तो एज इंडेक्स हाई होगा। जितनी कोई 40
नोटिफिकेशन है और साइटेशन उसके सिर्फ 10 है। तो ये मैंने आपको बताया साइटेशन का और इरेक्ट, और उसके बाद मैंने ये आपको बता दिया डू यू साइट और अंजलि को मेरा इंटरनेट इशू कर रहा है। हमजा, कैन यू हियर मी? जी रबिया, थोड़ी आवाज़ आपकी कट रही है। मेरे ख्याल से ये चला जाएगा आगे एजेंडा। थोड़ा हाँ हाँ, नहीं बाकी तो सही था। अम, देखते हैं कि कोई अगर सवाल आए हों हमारे पास, फिर हम उस पर क्वेश्चन आंसर्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। रबिया, अगर आपने कोई चीज़ एक्स्ट्रा बतानी है दोबारा तो यू कैन डू दैट। मैं अली से पूछता हूँ if there are any questions for us.